हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आप में से बहुत से लोग डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, एन वी एस, टी जी टी, पी जी टी, यू जी सी नेट, यू पी टी जी टी, पी जी टी और बाकी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ से आपसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, यूज़फुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ हम इस वीडियो में ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपसे हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और आगे आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को जारी रखेंगे। और हाँ, हर क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जाता है कि बताइए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में पाया जाता है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको कई बार एग्जाम में एग्रीकल्चर की जगह रूरल सेक्टर भी दिया जा सकता है या फिर प्राइमरी सेक्टर भी दिया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, या तो रूरल सेक्टर या तो प्राइमरी सेक्टर। बट ये होता क्या है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स किसी काम को करने के लिए जब कम लोगों की ज़रूरत होती है बट उस काम को ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं। सपोज मान लीजिए कोई काम है, उस काम को करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है बट उस काम को 5 लोग कर रहे हैं। यानी अगर उस काम को करवाने के लिए आप सिर्फ 2 लोग भी रखेंगे तो भी वो काम पूरा हो सकता है, उतना ही आउटपुट जनरेट होगा। बट 3 लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, यानी टोटल 5 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यानी एक्स्ट्रा जो 3 लोग काम कर रहे हैं अगर आप इनको हटा भी दोगे तो भी आप उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करोगे। तो यानी जो एक्स्ट्रा 3 लोग काम कर रहे हैं इनसे कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट क्रिएशन नहीं हो रहा, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जिनकी वजह से कुछ भी एक्स्ट्रा क्रिएशन नहीं हो रहा, इनकी प्रोडक्टिविटी क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो जो ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग कहलाते हैं दीज आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, यानी ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं। और इन तीनों लोगों की जो एक्स्ट्रा लोग काम करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसी होती है। तो ऑब्वियसली इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। तो इस क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी शॉर्ट में एडीबी बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एडीबी बैंक का हेडक्वार्टर है, आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर मनीला। बट मनीला कहाँ है, मनीला है फिलीपींस में। फिलीपींस के मनीला में एडीबी बैंक का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब यहीं से कई और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए एडीबी बैंक जो है वो कब फाउंडेड हुआ, कब ये एस्टेब्लिश हुआ। तो ईयर है यहाँ पे 1966। क्लियर। एडीबी बैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडीबी बैंक में टोटल कितने मेंबर्स है, अभी कितनी मेंबर कंट्रीज है इसके अंदर। तो अभी एडीबी बैंक के अंदर टोटल मेंबर कंट्रीज है 68। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लास्ट मेंबर कंट्री है, यानी जो 68th नंबर पे कंट्री इसके अंदर जुड़ी है, वो कंट्री का नाम क्या है। तो उस कंट्री का नाम है न्यू, NIEU। न्यू लास्ट मेंबर कंट्री है 68 नंबर की। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस 68 मेंबर कंट्रीज में से कितनी कंट्रीज ऐसी है जो एशिया और पैसिफिक से होती है। तो 49 कंट्रीज ऐसी है जो एशिया और पैसिफिक से होती है और 19 कंट्रीज जो है वो बाकी रीजन से यहाँ पर जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से कि बताइए एडीबी बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको सेटअप किया गया है। इसका काम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एशिया के अंदर पूरे तरीके से सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। हमारे पूरे एशियन रीजन के अंदर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि जो टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनाई थी उसके चेयरमैन कौन थे। तो देखिए जो सेंट्रल टैक्स होता है, यानी वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो उस टैक्स में अगर कुछ मॉडिफिकेशन लाना है, यानी उस टैक्स में बेसिकली सुधार लाने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। 1991 में ये कमेटी बनी थी। ठीक है,
1991 में ये टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनी थी और इसके जो चेयरमैन थे, इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसके चेयरमैन थे प्रोफेसर राजा जे चेलिया। ठीक है, तो टैक्स रिफॉर्म कमेटी के चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर राजा जे चेलिया, और इनका काम क्या है? टैक्स में सुधार लाने का काम इनको दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जाता है कि स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन है जिसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे स्टैगफ्लेशन वर्ड है ना, ये वर्ड बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टेगनेशन प्लस इन्फ्लेशन। जो स्टेगनेशन है, स्टेगनेशन का मतलब होता है चीज़ों का रुक जाना, यानी जब इकोनॉमी में चीज़ें बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में आउटपुट जो है वो रुक जाता है, यानी आउटपुट लो लेवल पे आ जाता है, प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी में क्या हो जाती है? लो लेवल पे आ जाती है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में ग्रोथ बिल्कुल क्या हो जाती है? स्लो डाउन होने लग जाती है। तो ऐसा जब भी होगा इकोनॉमी में, अगर ये चीज़ें होंगी नहीं तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगा। क्लियर है? तो यानी स्टैगफ्लेशन मीन्स ऐसी सिचुएशन जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लग जाए, वो सिचुएशन कहलाती है स्टैगफ्लेशन। तो यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जाता है किसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ठीक है, एडम स्मिथ एक स्कॉटिश फिलोसफर थे, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि एडम स्मिथ की एक फेमस बुक थी, उनकी बुक का नाम पूछा जाता है। तो एडम स्मिथ की एक फेमस बुक थी, उनकी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनकी बुक का पूरा नाम है। तो कई बार आपको पूरा नाम दे दिया जाता है और कई बार सिर्फ और सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो एडम स्मिथ है उनकी फेमस बुक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, ये कौन से ईयर में आई थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकी बुक आई थी ईयर 1776 में। तो आपको ये चीज़ें यहाँ से लर्न करनी है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी, नाम से पता लग रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी हो और पब्लिक सेक्टर हो, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी दोनों एग्जिस्ट होते। ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, यानी उस इकोनॉमी में लोग जो है वो प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, साथ साथ उस इकोनॉमी में लोगों का वेलफेयर हो, सोसाइटी वेलफेयर भी हो, पॉवर्टी कंट्रोल में आए, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल में आए, इनइक्वालिटी कम हो। यानी इकोनॉमी में प्रॉफिट होने के साथ साथ सोसाइटी वेलफेयर भी हो, सोशल वेलफेयर भी हो। वो किस इकोनॉमी में होता है? वो होता है हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी में। फिर आपसे पूछा जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी कंट्री की है? तो ऑब्वियसली हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो उसने कौन सी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है? मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है? तो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की जाती है बाय यूएनडीपी द्वारा। अब यहाँ से आपसे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी यूएनडीपी से क्वेश्चन बनते हैं कि इस यूएनडीपी जो है ये यूएनडीपी कब आया? तो यूएनडीपी बना था आपका 1965 में, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा यूएस में, आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में। यूएस के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है। और इस यूएनडीपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यूएनडीपी क्या काम करता है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पूरे तरीके से पॉवर्टी को ख़त्म करना, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को पूरी तरीके से ख़त्म करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि हर साल गवर्नमेंट लेवल पे इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है? तो हर साल इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, यानी वित्त मंत्रालय का। ठीक,
अब यहाँ से कई और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इकोनॉमिक सर्वे जो है वो क्या होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली क्या होता है, ये पिछले साल का होता है। जैसा आप जानते हैं कि इस साल का 2022-23 का बजट पार्लियामेंट में 1 तारीख को आ चुका है। क्लियर। अब ये तो इस साल का बजट है कि इस साल सरकार कहाँ पे क्या क्या काम करने वाली है, कहाँ से कितना पैसा आएगा, कहाँ कितना पैसा जाएगा। लेकिन पिछले साल जो 2000 बेसिकली 21-22 में बजट बना था, उस साल क्या हुआ। इस साल का तो आपने बजट लिया है, लेकिन पिछले साल जब बजट आया था तो बेसिकली लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी की पोजीशन कैसी रही, लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, क्या 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 चीज़ों पे फोकस किया गया था और क्या क्या चीज़ें अचीव हो पाई। बेसिकली लास्ट ईयर का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू, जिससे हमारे इकोनॉमी ने पिछले साल क्या क्या अचीव किया, क्या क्या हासिल किया, उसको इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाता है। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपको याद रखना है, बजट जो होता है वो करंट ईयर का होता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, वो हमेशा बजट से 1 दिन प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में। आप जानते हैं कि आपका बजट हर साल 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है, एवरी ईयर 1 फैब। तो 1 फैब से 1 दिन पहले, मान लीजिए हो गया आपका 31 जनवरी, तो 31 जनवरी यहाँ पे हम वर्किंग डे के हिसाब से बात करें, तो 31 जनवरी को आपका पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो है इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। तो हमेशा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट से 1 दिन पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। और हाँ, इसको प्रेजेंट कौन करता है, इसको प्रेजेंट करते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कौन है इस टाइम पे, यानी इन दोनों को किसने प्रेजेंट किया होगा, इनको प्रेजेंट किया होगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि है निर्मला सीतारमण। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हाँ, आगे आने वाली वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पर भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे, ताकि एग्जाम में, क्योंकि जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स आती है ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं, तो हम इन दोनों टॉपिक को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि बताइए किस साल जो है नाबार्ड जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है, आपको यहाँ पे नाबार्ड की फुल फॉर्म याद रखनी है। कई बार आपसे एग्जाम में नाबार्ड की फुल फॉर्म भी यहाँ पे पूछी जाती है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर। अब नाबार्ड कब आया था, नाबार्ड बना था 1982 में। इसकी एग्जैक्ट डेट है 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 को इंडिया में नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी पूछा जाता है। तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब नाबार्ड क्यों बनाया जाता है, नाबार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो नाम से पता लग रहा है नाबार्ड क्यों एस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पर। ताकि क्योंकि ये एक पर्टिकुलर बैंक है, इस बैंक का काम है स्पेसिफिकली फंडिंग प्रोवाइड करना। स्पेसिफिकली काम किसके लिए करना, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना। क्लियर है। तो नाबार्ड बैंक का काम है मेन एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना। तो ये जो है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का एक अपेक्स बैंक भी माना जाता है, यानी सबसे टॉप मोस्ट बॉडी, सबसे सुपीरियर बॉडी मानी जाती है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। यहाँ से भी आपसे पूछा जाता है कि अपेक्स बॉडी कौन सी है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की, तो आपको बताना है नाबार्ड। नाबार्ड कब आया, 12 जुलाई 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। अब एक और क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड को जब सेटअप किया जा रहा था तो किसने रिकमेंड किया था, यानी इस बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए किसने रिकमेंडेशन दी थी। तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो रिकमेंडेशन दी थी सीवारमन ने। ठीक है। सीवारमन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही नाबार्ड बना था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कि जो नाबार्ड है ना, इसके अभी इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है। तो नाबार्ड के चेयरपर्सन है, उनका नाम है हर्ष कुमार बनवाला। नाबार्ड के जो करंट चेयरपर्सन है वो कौन है, हर्ष कुमार बनवाला। और सीवारमन की जो कमेटी बनाई थी, इनकी रिकमेंडेशन में नाबार्ड को बनाया गया था। और नाबार्ड का काम क्या है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना। नाबार्ड क्या क्या करती है, नाबार्ड क्रेडिट को रेगुलेट करना,
क्रेडिट प्रोवाइड करना, साथ साथ जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई आपकी, कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, इन सबको प्रमोट करना, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होना, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो नाबार्ड से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो किसी भी तरीके का दूसरी कंट्रीज़ के साथ, मान लीजिए अगर एक इकोनॉमी है, उसकी बाउंड्री ये है, तो सारा का सारा प्रोडक्शन वो इसी बाउंड्री में करेगी, सब कुछ यहीं बना रही है और यहीं पे खर्च कर रही है, यानी ना तो इस कंट्री से कहीं बाहर कुछ सामान जा रहा, ना ही दूसरी कंट्री से यहाँ सामान कुछ आ रहा है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ किसी भी तरीके का इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रखती है, ना तो वो उनके साथ किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट करती है, ना ही किसी भी तरीके का इम्पोर्ट करती है। हार्डली ही एक आध ऐसी इकोनॉमी है जो आज के टाइम पर क्लोज्ड है, अदरवाइज आपको ज़्यादातर इकोनॉमी ओपन ही देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, आपको ये क्वेश्चंस इजी लगे हो, इंटरेस्टिंग है, और आपको जो जो हर बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो मैंने डिस्कस करे, और क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने यहाँ पर समझे। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।